नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, ये हाल ही में एक टीवी जर्नलिस्ट जो थे उनकी जेल से संबंधित और उन्हें उनकी बेल के संबंधित एक केस हुआ है। तो उसी का उदाहरण देते हुए राइटर ने बताया है कि जो हमारे हाई कोर्ट है उनके लिए भी ये तय करना ज़रूरी है कि जो पर्सनल लिबर्टी है ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और जो बेल है ये एज ए रूल रहना चाहिए और जेल जो कि एज ए एक्सेप्शन माना जाता है वो एज ए एक्सेप्शन रहना चाहिए। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये RCEP के संदर्भ में है कि भारत ने अभी इससे बाहर रहना सही समझा है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चिंताएं थी जिसके चलते हुए भारत इस एक पार्टनरशिप से बाहर रहा। उसके बाद में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, हमारी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, हमारी प्रेस, हमारी मीडिया, ये उन्हीं के बारे में है जो हमारे जर्नलिस्ट है, उनकी स्वतंत्रता और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के संबंध में ये आर्टिकल बात करता है। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो के ये भी और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। वह यह है कि कोची मैंगलोर गैस पाइपलाइन का अभी अभी कंप्लीशन हुआ है, उसका पूरा बनके वह तैयार हो गई है। तो निम्न में से किस कंपनी ने इसे तैयार करा है? आपका ऑप्शन ए है SAIL सेल, ऑप्शन बी है BHEL भेल, ऑप्शन सी है GAIL गेल, या ऑप्शन डी ONGC। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके अलावा हमारा वर्णनात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। वह यह है कि RCEP जैसा व्यापार समझौता एक अवसर और खतरा दोनों है। यह सब उन पर निर्भर करता है जो कि इसका हिस्सा है। एक विस्तृत चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है ये पर्सनल लिबर्टी और फ्री स्पीच के संबंध पे है। जैसे कि हमारे संविधान का एक जो गार्जियन माना जाता है वो हमारे कोर्ट्स को माना जाता है, खासकर सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो हाल ही में अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ है, उनकी बेल के संबंध में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी की जो बेंच थी, इन्होंने इन्हें बेल ग्रांट करी। और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी का जो मामला है उसको खास एम्फसाइज करते हुए कहा गया कि जो बेल है वो एज ए रूल होना चाहिए और यहाँ पर जेल एज ए एक्सेप्शन हमेशा मानना चाहिए। लेकिन इस निर्णय पर काफ़ी सवाल उठाए गए। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया गया है अर्नब गोस्वामी के साथ में, क्योंकि अगर हम हमारी भारतीय जेलों को देखें तो ये आधी से ज़्यादा उन लोगों से भरी हुई है जो कि अंडर ट्रायल है। कई लोग तो ऐसे हैं कि जो उनको सजा होनी चाहिए उस केस में उससे ज़्यादा वो सजा उनके अंडर ट्रायल में ही बीत जाती है और जेल में उतना उससे ज़्यादा या कभी कभी उससे डबल समय भी व्यतीत हो जाता है। तो यहाँ पर एकदम अर्जेंटली जैसे अर्नब गोस्वामी का केस लिस्टेड हुआ, साथ में इनको बेल मिली, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए इस पर्टिकुलर केस पे कि इन्हें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो एलिगेशन है उसके बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ये एलिगेशन लगाया गया, राइटर बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दुष्यंत दबे, इन्होंने एक लेटर लिखा है सेक्रेटरी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल है उन्हें, और इन्होंने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस केस में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया, सिलेक्टिव लिस्टिंग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर्स जाने चाहिए ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया गया है, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम के होते हुए भी यहाँ पर सिलेक्टिव लिस्टिंग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसके द्वारा ये आरोप लगाते हुए उन्होंने खत लिखा है सेक्रेटरी जनरल जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्हें। उसके साथ में एक और चीज़ महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जो अर्नब गोस्वामी की पिटीशन थी इनमें काफ़ी डिफेक्ट पाए गए। राइटर बताते हैं कि 9 डिफेक्टेड ट्रेस किए गए थे और उनमें से तो एक डिफेक्ट ऐसा भी था जिसमें वकालतनामा में साइन, जो वकालतनामा फाइल किया जाता है वो साइन नहीं था प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर सवाल ये उठाता है कि जब इतने डिफेक्ट्स मिले वहाँ पे उसके बावजूद भी कैसे इनका मैटर लिस्टेड हो गया, वो भी इतने अर्जेंटली। उसके साथ में मिस्टर गोस्वामी इज रिलीज्ड इन 7 days।
यहाँ पर जैसे हमने पहले चर्चा करी कि जो अर्नब गोस्वामी का अगर हम पर्टिकुलर केस देखें तो यहाँ पर उनको बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया, बहुत जल्दी उन्हें बेल मिल गई, जल्दी से केस बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और एकदम अगले ही दिन ये सुन लिया जाता है। तो यहाँ पर उसके अलावा अगर हम दूसरी जगह देखते हैं तो जेल में इतने सारे अंडर ट्रायल लोग हैं जो कि अपना सारा जीवन जेल में बिता देते हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता इस रेफरेंस में कहते हैं कि स्पोक ऑफ द प्रायोरिटी और लैक ऑफ इट बीइंग अकॉर्डेड टू सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे कुछ केसेस को प्रायोरिटी दी जाती है और किस केसेस को दुर्लक्ष्य किया जाता है, जस्टिस दीपक गुप्ता ये कहते हैं, राइटर बता रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन ये था। ये तो रही आरोप और प्रत्यारोप की बात, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आया, वो ये था कि दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डू नॉट इंटरफियर today then we are traveling the path of destruction. We must send a message to the High Court today that please exercise your jurisdiction to hold liberty. तो यहाँ पर खासकर जो ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अर्नब गोस्वामी के केस पे, तो इन्होंने कहा कि हमें आज के वक्त में ज़रूरत है कि हम एक ऐसे रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर अगर हम अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये एक डिस्ट्रक्शन का रूप ले सकती है। यहाँ पर हाई कोर्ट जो है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये समझे कि जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, इसे प्रोटेक्ट करना उनका धर्म है और उनका अधिकार भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। उसके साथ में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर ये सवाल उठाया गया है कि ये व्यक्ति अभी तक क्यों जेल में ही है, इन्हें बेल अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है। तो जो सबसे पहला उदाहरण है वो है वरावरा राव, जो कि 81 ईयर के तेलुगु पोएट है। तो यलगार परिषद जो केस हुआ था उसके संबंध में इनको जेल में रखा गया है। तो यहाँ पर काफ़ी बार उनकी हेल्थ, उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में बेल की पिटीशन फाइल की गई है, लेकिन ये हर बार रिजेक्ट हो जाती है। उसके अलावा सुधा भारद्वाज जो कि एक एक्टिविस्ट है, वो भी एल्गार परिषद केस से संबंधित है और इन्हें भी काफ़ी समय से जेल में रहना पड़ रहा है। इनकी भी बेल की एप्लीकेशन काफ़ी बार खारिज हुई है। उसके बाद में सिद्दीकी कप्पन, ये केरला के जर्नलिस्ट है जो कि हाथरस मामले की रिपोर्टिंग करने गए थे, तो इन्हें भी अरेस्ट किया गया अंडर यूएपीए। तो ये भी काफ़ी दिनों से जेल के अंदर ही है और ये भी राइटर बताते हैं कि जर्नलिस्ट है, लेकिन यहाँ पे दो जर्नलिस्ट के बीच में आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, एक डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिखता है। तो चलिए हमारा जो दूसरा आर्टिकल है जो कि है आरसीईपी के बारे में। तो आरसीईपी जो रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये 15 देशों के बीच में एक पार्टनरशिप की गई है अपने ट्रेड के लिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक ये कहलाएगा। इसमें आसियान कंट्रीज है, साथ में चीन है, जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हो गए। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत इनिशियली इसका मेंबर था, लेकिन बाद में भारत ने इससे ऑप्ट आउट किया है, बाहर कर लिया अपने आप को। तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? तो कहीं ना कहीं भारत को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है ये अफेक्ट नहीं हो, खासकर हमारी कृषि और डेयरी इंडस्ट्री जो है इन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए भारत ने मौके पे लास्ट नवंबर में इससे बाहर रहना सही समझा। उसके साथ में चीन के साथ में हमारे संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब है। अब जो आरसीईपी है, इसमें जो सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है वो है चाइना, और चाइना ही इस पूरे ट्रेड ग्रुप को लीड कर रहा है ऐसा माना जाता है। तो वही दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि सीमा पे हमारे चाइना के साथ में काफ़ी ज़्यादा विवाद चालू है, फिर वो गलवान वैली वाला मामला हो या फिर वो लेह लद्दाख के दूसरे हिस्सों का मामला हो। यहाँ पर चीन का बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिखता है। तो ये एक महत्वपूर्ण भारत के लिए बन जाता है कि ऐसी दोस्ती के लिए जहाँ पे हमारे इतने संबंध खराब हो गए हैं, तो एक दोस्ती का हाथ यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, जिसमें ऐसी स्थिति में जहाँ पे हमारे बिजनेसेस को, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को खतरा है। उसके अलावा इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन की बात की गई है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है, हम जैसा चाहते थे उन्हें प्रोटेक्शन मिले, उतना प्रोटेक्शन नहीं मिला है अंडर दिस पार्टनरशिप। इसलिए भी भारत का एक महत्वपूर्ण कारण है कि वो इससे बाहर है। उसके अलावा एग्रीमेंट वुड हैव फोर्स इंडिया टू एक्सटेंड बेनिफिट टू द कंट्रीज इट हैज डिस्प्यूट्स एंड ओपन सेंसिटिव सेक्टर लाइक डिफेंस। तो जैसे हमने चीन की बात करी, चीन के साथ हमारे काफ़ी विवाद चल रहा है सीमा पे। तो अगर हम ये पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाते
तो हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे है डिफेंस, तो यहाँ पे जो हमारी आर्टरी वेपन्स है, जो वॉर की और दूसरी सामग्री है, इस सेक्टर के लिए भी ये फील्ड ओपन हो जाता है। तो जो हमारे दुश्मन हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारी डिपेंडेंसी अगर उन पर आ जाती तो युद्ध और वॉर जैसी स्थिति में कह नहीं सकते थे कि हमारे जो आपूर्ति है शस्त्रों की वो पूरी हो पाती कि नहीं हो पाती। तो डिफेंस वाला जो सेक्टर है इसको अपने तक ही भारत रखना चाहता है, अपने दुश्मनों के साथ में साझा नहीं करना चाहते हैं। कम से कम इस मेंटेलिटी के साथ में भी हम इसमें नहीं बढ़े, राइटर ये बताते हैं। उसके साथ में RCEP लैक्ड एश्योरेंस ओवर मार्केट एक्सेस इश्यूज, तो यहाँ पर एक अश्योरेंस की बात जो होनी चाहिए मार्केट एक्सेस के अलावा जो दूसरे मार्केट से उनको भी एक्सेस उसी प्रकार का होना चाहिए जैसे हमारा मार्केट है, तो यहाँ पर भी जो एश्योरेंस है वो नहीं मिला। तो भारत के लिए कुछ इश्यूज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो ये है रूल ऑफ ओरिजिन का है, ट्रेड इन सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुड्स की बात नहीं है, यहाँ पे ट्रेड सर्विसेज की भी बात होती है। तो हमारा सर्विस सेक्टर जो कि अभी अभी जिसने जोर पकड़ा है, अभी अभी अच्छा परफॉर्म करना था, हमारे तीनों सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए अभी ये आगे बढ़ रहा है, तो इसको भी हम छेड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए भी भारत का ये कंसर्न बना हुआ था। उसके साथ में मूवमेंट ऑफ पर्सन्स भी एक महत्वपूर्ण हमारा मामला रहा है। उसके साथ में रेमेडीज ऑन सेफगार्ड भी एक महत्वपूर्ण इशू रहा है, जिस पे भारत को इतने अच्छे सेटिस्फैक्टरी कुछ उत्तर नहीं मिलते इस पार्टनरशिप के द्वारा। तो ये पार्टनरशिप, ये ब्लॉक जो है ये अपने आप में बड़ा इसीलिए हो जाता है कि क्योंकि वर्ल्ड की 1/3 जनसंख्या इस पार्टनरशिप वाली कंट्रीज में रहती है और साथ ही साथ वर्ल्ड का जो ग्लोबल GDP है उसका 30% इस ब्लॉक के पास में होगा। तो इसलिए ये अपने आप में सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बन जाता है। तो यहाँ पे व्हाट कैन द डिसीजन कॉस्ट इंडिया, तो भारत को हमने ये तो जान लिया कि भारत इससे बाहर है, लेकिन भारत को कुछ खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे पहले इंडिया बाहर हो जाएगा एक सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक से और एक ऐसे मार्केट से जिसमें करीब करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन है। तो इसके लिए हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। उसके साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके जो संबंध अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे वो उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि इस ब्लॉक के ये दोनों जापान और ऑस्ट्रेलिया मेंबर्स है। तो इंडो पैसिफिक जो नेटवर्क है वो अफेक्ट हो सकता है, राइटर ये बताते हैं, इसकी आशंका है। उसके साथ में इंडिया ट्रेड विद अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारा ट्रेड गड़बड़ा सकता है, उसमें समस्या आ सकती है। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो ये 7.1% के हिसाब से पिछले 5 सालों से बढ़ रहा है। उसके अलावा यूटिलाइजेशन रेट ऑफ FTAs की अगर हम बात करें तो जो RCEP में जो कंट्रीज है, खासकर आसियान कंट्रीज है, इनके साथ में जो एक यूटिलाइजेशन रेट रहना चाहिए अक्रॉस द इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी ये मॉडरेट रहा है, कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता हुआ दिखा है। उसके अलावा इंडिया हैज ट्रेड डेफिसिट विद 11 ऑफ द 15 RCEP कंट्रीज, तो 15 कंट्रीज में से 11 कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी है। तो आप अगर इस ब्लॉक का मेंबर बनते हैं और इसमें मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऐसी है जिनके साथ में आपका ट्रेड डेफिसिट है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये एक समस्या हो सकती थी, क्योंकि हम इतना बड़ा देश है, जनसंख्या के आधार पे हम दूसरे नंबर पे है, कुछ सालों में हम चीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। तो ये जनसंख्या जो है वो कंज्यूमर बेस भी बनता है, तो जितनी जनसंख्या उतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट, इसीलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था RCEP को कि भारत को अपने आप में शामिल रहे। लेकिन यहाँ पर हमको हमारे थ्रेड और हमारे फायदे क्या हो सकते हैं, दोनों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इंडिया बीइंग एन ओरिजिनल नेगोशिएटिंग पार्टनर ऑफ RCEP has the option of joining it without having to wait for 18 months as stipulated। तो यहाँ पर अगर कोई इस ब्लॉक का, इस पार्टनरशिप का हिस्सेदार बनना चाहता है तो उनके लिए एक 18 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। लेकिन भारत जैसे कि इसका ओरिजिनल पार्टनर था, इसलिए भारत के लिए ये ट्रेड ब्लॉक हमेशा ओपन है, भारत को ऑब्जर्वर बने रहने की एक आमंत्रण भी मिला हुआ है। तो देखते आगे आने वाले समय में कैसा काम रहेगा, हमारी इंडस्ट्रीज कैसी परफॉर्म करती है और भारत सरकार जो है वो इस और आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। उसके अलावा जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये जर्नलिस्ट के संबंध में है। 16 नवंबर को 1966 में जो हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है इसका गठन हुआ था। इसी दिन 16 नवंबर को नेशनल जर्नलिस्ट डे भी हम बनाते हैं। तो उसके संबंध में ही ये आर्टिकल लिखा गया है।
तो समाचार में क्यों है ये, इसके पीछे एक कारण ये है कि जैसे कि हम एक और नेशनल जर्नलिस्ट डे बना रहे हैं, दूसरी ओर हमें ये देखने को मिलता है जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो कि करप्शन ओपन करते हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को सामने लेकर आते हैं और कई तौर से देश की विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कई तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ये देखने को मिला है कि इन पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, इनकी डेथ हुई है, इनने करप्शन के मुद्दे उठाए हैं और उससे उन्हें थ्रेट मिले और कईयों की तो जान भी चली गई है। तो अगर हम आंकड़ों पे देख ले, डेटा में देख ले, अगर राइटर्स बता रहे हैं कि सिर्फ ऊपरी आधार पे नहीं, यहाँ पे डेटा भी हमको बताता है कि कैसे जर्नलिस्ट पे अटैक्स पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, जिसमें ये पता लगता है कि किस देश में जर्नलिस्ट जो है, जो प्रेस है वहाँ की, उनको कितनी स्वतंत्रता है, तो यहाँ पे 2018 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 138वें स्थान पे थे, 138 रैंक पे थे। 2019 में हम 140वें पे चले गए और 2020 में हम 142वें 142nd पे चले गए। तो हर साल हम 2-2 रैंक सीखते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने भी बताया है कि 2006 से लेकर 19 के बीच में 1200 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो 1200 जर्नलिस्ट की हत्या हुई है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। उसके साथ में राइटर ने एक और आंकड़ा बताया है कि 1 जर्नलिस्ट इज किल्ड एवरी 4 आवर्स। तो हर 4 घंटों में एक जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उन्हीं में से 10 केसेस की अगर हम बात करें, ऐसे 10 केसेस की जिसमें मारा गया है जर्नलिस्ट को, उनकी हत्या की गई है, तो उनमें से केवल एक ही केस ऐसा है जहां पे जो किलर है उसका कन्विक्शन होता है, उसे सजा मिलती है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी 90, उन्होंने बताया है, उनके डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने बताया है 96% ऑफ द केसेस ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट एंड अप विदाउट कन्विक्शन। तो जितने भी केसेस होते हैं उनमें से तो 96% जो केसेस है वहाँ पर कोई भी कन्विक्शन नहीं होता है और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो आसानी से छूट जाता है। तो कुछ स्टेंसेस है, कुछ उदाहरण है दिए गए राइटर ने कि हमारे भारत की बात करी है कि 2017 में गौरी लंकेश जो कि बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट थी, उनकी दिन दहाड़े हत्या की जाती है बेंगलुरु में, उनके ही घर में घुस के उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके अलावा 2018 में सुजात बुखारी जो कि कश्मीर टाइम्स के चीफ एडिटर थे, उन्हें भी 3 आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाता है। उसके अलावा स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं, कौन से कदम उठाए हैं और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि आपको ज़रूरी है कि आप कानून लेकर आए जो कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करें। ऐसा ही एक कानून जो है महाराष्ट्र में है, जिसका नाम है महाराष्ट्र मीडिया पर्सन एंड मीडिया इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेजेस और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2017। उसके अलावा छत्तीसगढ़ भी एक और ऐसा राज्य बनने वाला है जो कि जर्नलिस्ट, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लाने वाला है। तो चलिए हमारे महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं आज के। तो एक्शन प्लान लाया गया है। ये एक्शन प्लान जो है ये वल्चर की पॉपुलेशंस को बचाने के लिए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 के लिए जारी किया है। तो यहाँ पे अगर हम 1990 से अगर देखें तो वल्चर्स का जो नंबर्स है, ये जो पक्षी है ये काफ़ी कम होते जा रहा है। ये केवल हमको भारत नहीं, ये वैश्विक स्तर पे भी इसकी जनसंख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से घट रही है। उसके बीच में 1990 से 2007 की बात करें तो इसमें जो 3 प्रजाति है, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड स्लेंडर बिल्ड, ये जो वल्चर्स की 3 प्रजाति है, इनका तो 99% तक इनकी जनसंख्या घट गई है। तो कब केवल इनकी 1% जनसंख्या यहाँ पे बची हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव मामला हो जाता है कि हमको हमारे इकोसिस्टम में जो अलग अलग पशु पक्षी है उन सबको बचाने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारा जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जा सकता है। तो देखते ही ये जो वल्चर एक्शन प्लान है 2020 से 25 के बीच में जो प्लान किया गया है ये कितना सक्सेसफुल होता है और हमें ज़रूरत है कि हमारे जो विभिन्न जैविक पशु है और पक्षी है उनको हमें बचाए रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा जो हमारा दूसरा आज का न्यूज़ है ये है कोची मैंगलोर पाइपलाइन के बारे में। तो कोची से मैंगलोर को जोड़ने वाली पाइपलाइन का उद्घाटन 2009 में हुआ था। ये 444 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस की पाइपलाइन थी। ये कार्य
पूरा पाइपलाइन का जो एक कंस्ट्रक्शन का काम था ये हाल ही में कंप्लीट हो गया है। गेल के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया है। इसका जो फर्स्ट फेज है ये अगस्त 2013 में ही स्टार्ट किया गया था कोची मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जहाँ पे अडानी गैस जो है वो अपना सप्लाई करता है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, और एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव जो हमारे क्वेश्चन है उनका उत्तर लिखना भी शुरू कीजिए। तो चलिए मैं अपना आज का जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।